अमर का एक हंसता खेलता परिवार था। परिवार में अमर की पत्नी महक और 6 वर्ष का बेटा लक्ष्य था। अमर के पिताजी प्रताप शेरगिल ने अपने प्रयासों से एक बड़ा बिजनेस साम्राज्य स्थापित किया था। अमर ने घर पर ही एक आधुनिक जिम बना रखा था जिसमें वो रोज़ाना 1 से 2 घंटे एक्सरसाइज करता था। उसके बड़े हो जाने पर प्रताप शेरगिल ने उसका विवाह बड़े धूमधाम से विवेक राजदान की सुपुत्री महक से कर दिया। उन्होंने अमर को शेरगिल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ का एमडी बना दिया और ऑफिस में अपने से भी शानदार केबिन में उसके बैठने की व्यवस्था करा दी। अमर के सुझाव पर उन्होंने जापानी कोलैबोरेशन से टीवी, मोबाइल और अन्य गैजेट की एक इंडस्ट्री अपने पोते के नाम पर लक्ष्य इंडस्ट्री की स्थापना की। सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी प्रताप शेरगिल बहुत परेशान और चिंतित रहते थे। उन्हें रातों में ठीक से नींद भी नहीं आती थी। अमर जब उनसे पूछता, डैडी, आपकी परेशानी का क्या कारण है? तो वो अक्सर उसे टाल देते या ज़्यादा से ज़्यादा ये कहते कि कुछ नहीं बेटा, बस इंडस्ट्रीज़ की चिंता लगी रहती है। उन्होंने कभी अमर को असली वजह नहीं बताई। फिर एक दिन शाम के वॉक पे निकले प्रताप शेरगिल बांद्रा वर्ली सीलिंग पर जाकर खड़े हो गए। कुछ देर आसमान को निहारते रहे। अपनी ज़िंदगी के हर एक पल को जैसे इस ढलते सूरज के साथ जीने लगे। सब याद आ रहा था, अपनी शादी, अमर का जन्म, उनके पोते का जन्म। इन सब सुख के पलों को याद करते करते उनकी आंखें छलक उठी। फिर उन्होंने एक लंबी सांस ली और नीचे बहते समुद्र को देखने लगे। और फिर उन्होंने बांद्रा वर्ली सीलिंग से कूदकर अपनी जान दी थी। अगले दिन अपने पिता का मृत शरीर देखते हुए अमर को लगा कि उसके अंदर कुछ खत्म हो गया है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये उसके पिता ही हैं। हंसते बोलते जीवन से भरे उसके पिता कैसे अपना जीवन ख़त्म कर सकते हैं। अभी कितना कुछ तो उन्हें साथ में करना था। अमर को सफल होते हुए देखना था, लक्ष्य को कॉलेज जाते हुए देखना था, साथ यूरोप घूमने जाना था। कैसे उसे छोड़कर चले गए पिताजी। सब लोग आश्चर्यचकित थे कि ऐसा क्या हुआ उनके साथ, ऐसा क्या हुआ उनके जीवन में जो उन्हें आत्महत्या करने पर विवश होना पड़ा। उंगली अमर और महक पर भी उठी, पर अमर उन्हें कैसे बताता कि पिता पुत्र के बीच सब कुछ ठीक चल रहा था। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और घाव बढ़ते गए। अब इस घटना को 1 वर्ष हो गया था। अमर को लगा जैसे जीवन पुनः पटरी पर आने लगा है। महक और लक्ष्य भी गम भुलाकर नॉर्मल होने लगे थे। कर्मचारी के सुझाव पर अमर ने 1 महीने के लिए यूरोप और अमेरिका घूमने का निश्चय किया। अमर, महक और लक्ष्य पूरे उत्साह के साथ विदेश टूर के लिए निकल ही रहे थे कि एयरपोर्ट पर अमर को एक फ़ोन आया। अमर ने पूछा, आप कौन बोल रहे हैं? उधर से एक भारी सी आवाज़ सुनाई दी। मैं तुम्हारा बाप बोल रहा हूँ। बहुत मस्ती ले ली, अब काम की बातें सुनो। अमर ने ये सोचकर कि कोई उससे मजाक कर रहा है, कमाल है, स्वर्ग में भी इंटरनेट की फैसिलिटी है, कहकर अमर ने फ़ोन काट दिया और सिम निकालकर विदेशी सिम फ़ोन में लगा दिया। महीना भर तीनों ने खूब एंजॉय किया। वो लोग स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका घूमे। अमेरिका में उन्होंने डिज्नीलैंड, न्यूयॉर्क, नाइग्रा फॉल्स, तमाम पिकनिक स्पॉट देखे। लक्ष्य ने डिज्नीलैंड में खूब एंजॉय किया। 1 महीना 5 दिन बाद ये लोग हिंदुस्तान आ गए। अमर ने जनरल मैनेजर और अन्य अधिकारियों से बात की। सभी ने बताया, सर आपकी अनुपस्थिति में कार्य भली भांति चल रहा था, किसी भी तरह की कोई विशेष परेशानी नहीं आई। कुछ दिनों बाद 10 बजे एक फ़ोन आया। वही भारी आवाज़ ने अमर से कहा, लौट आए फॉरेन ट्रिप से, अब ध्यान से सुनो और फोन काटने की गलती मत करना। मेरी आवाज़ सुनकर तुम्हारे डैडी की सांसें रुक जाती। वो हर महीने हमें 1 करोड़ रुपए दिया करते। उनके मरने के बाद हमारा अकाउंट बंद पड़ा है। हमें बहुत नुकसान हो रहा है और नुकसान हमें बर्दाश्त नहीं। इसलिए कल का कल तुम होटल डी रोज आकर मेरे आदमी से अपने अकाउंट सेटल कर लो। तुम्हारे अंदर जवानी का खून है, लेकिन मेरा तुम्हें मशवरा है, पुलिस में जाने की भूल मत करना, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। फ़ोन कॉल सुनकर अमर के चेहरे पर पसीना आने लगा। थोड़ा घबराते हुए उसने पूछा, कौन हो तुम और ये क्या बकवास कर रहे हो? ये बकवास नहीं है, तुम्हारे लिए संजीवनी है। हम इतने खतरनाक हैं कि कुछ भी कर सकते हैं। तुम क्या सोच रहे हो? हमारा आदमी हर विदेशी लोकेशन पर तुम्हारी निगरानी कर रहा था। हम जानते हैं कि तुम अमेरिका में
होटल मैरिटन के लग्जरी सूट नंबर 232 में ठहरे थे। दिनांक 14 को तुम लोग स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखने गए थे। 15 को तुम लोगों ने ट्विन टावर, वॉल स्ट्रीट और म्यूजियम देखा। 18 से 20 तारीख तक तुम लोग नियाग्रा फॉल्स देखने गए थे। कहने का मतलब ये है कि तुम लोग हर जगह हमारे निशाने पर थे। हम जहाँ चाहते तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे बच्चे की जीवन लीला खत्म कर सकते थे, लेकिन कहावत है ना, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को जल्दी ही मारा नहीं जाता। तुम कल होटल डिरोस आ रहे हो ना? कल नहीं, कम से कम मुझे सोचने समझने के लिए 1 हफ्ते का समय दो। डैडी किस फंड से तुम्हें इतनी भारी रकम देते थे, मुझे यह तो जान लेने दो। क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? ठीक है, हम रहम खाकर तुम्हें 1 हफ्ते का समय देते हैं, लेकिन कोई चालाकी या पुलिस में रिपोर्टिंग करने की गलती न करना, नहीं तो बहुत पछताओगे। अभी नाम जानकर क्या करोगे? समय आने पर तुम्हें नाम भी बताया जाएगा। ये कहकर दूसरी तरफ से फ़ोन काट दिया गया। फ़ोन का एक शब्द अमर के दिमाग में बेचैनी पैदा कर रहा था। अब तक उसके जीवन में एक भी लम्हा ऐसा नहीं आया था जिसने उसे इतना विचलित और परेशान किया हो। अमर ने सोचा, क्या उसके पिताजी की आत्महत्या करने पर भी इन्हीं लोगों ने विवश किया था? क्या उसके पिताजी को भी ये लोग ब्लैकमेल करते थे, उनसे हफ्ता वसूली कर रहे थे? इस तरह के अनेकों विचार अमर के दिलो दिमाग में आ रहे थे। अमर ने शीशे की ओर देखा। उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। परेशानी की रेखाएं उसके माथे पर सलवटें बना रही थीं। तभी महक मैंगो शेक का गिलास लेकर आ गई और अमर से बोली, अरे अभी तक ऑफिस जाने के लिए तैयार नहीं हुए? क्या बात है, कुछ परेशान से दिख रहे हो। नहीं, कोई बात नहीं है। आज एक कंसाइनमेंट विदेश भेजना है, उसी के विषय में सोच रहा था। महक के जाने के बाद अमर बहुत देर तक गुमसुम बैठा रहा। ब्लैकमेलिंग के विभिन्न पहलुओं पर सोच विचार करता रहा। सुबह को आए फ़ोन की रिकॉर्डिंग बार बार सुनता रहा। फिर कुछ विचार उसके मन में आया और वो ऑफिस के लिए निकल गया। ऑफिस जाकर अमर ने जनरल मैनेजर महेंद्र शर्मा को अपने ऑफिस में बुलाया। शर्मा जी पिछले 30 साल से प्रताप इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे थे और मालिकों के भरोसेमंद थे। अमर ने ऑफिस के बाहर लगा लाल बल्ब जला दिया ताकि कोई अंदर ना आए। अमर ने कहा, शर्मा अंकल, अब जो बात मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ वो हमारे और आपके बीच में ही रहनी चाहिए। बिल्कुल सर, मैं उसका घर पे भी जिक्र नहीं करूँगा। बताइए क्या पूछना है आपको? शर्मा अंकल, ये बताइए, क्या डैडी अधिकारियों को जो रिश्वत देते थे उसका जिक्र अकाउंट्स बुक में किया जाता था, या कोई ऐसा अकाउंट भी था जिसका जिक्र वो किसी से नहीं करते थे? सर, जो अधिकारी को रिश्वत दी जाती थी उसे अकाउंट बुक में मेंटेनेंस अलाउंस में डाला जाता था, पर एक उनका पर्सनल अकाउंट था जिसे वो किसी को भी नहीं दिखाते थे। उसमें वो फिलामेंट की खरीद दिखाते थे। लेकिन सर, कमाल की बात यह है कि कभी फिलामेंट कंपनी में आता ही नहीं था। मैंने उनसे एक बार पूछा भी तो उन्होंने कहा, जाने दीजिए, आप जानकर क्या करेंगे, बस इतना जान लीजिए कंपनी को शांति और सुचारू रूप से चलाने के लिए ये इन्वेस्टमेंट है। क्या वह अकाउंट बुक आपके पास में है और क्या मैं उसे देख सकता हूँ? अकाउंट बुक तो नहीं है मेरे पास, लेकिन जो किताबों में डाला जाता था वो अमाउंट 1 से 5 करोड़ लगभग मंथली हो जाता था। इसके कारण सर कंपनी की ग्रोथ भी सही से नहीं हो पा रही थी। ठीक है अंकल, ये जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अमर ने पिताजी के ऑफिस में जाकर बहुत ध्यान से ऐसी कोई अकाउंट बुक तलाश की। काफ़ी तलाश करने पर उसे उनके शेल्फ से एक अकाउंट बुक मिली जिसमें मोनोफिलामेंट की खरीद पर कई 100 करोड़ की एंट्री थी। अमर को अपने पिता की आत्महत्या करने का ठोस प्रमाण मिल गया था। वो सोचने लगा कैसे उन जालिमों ने उसके पिता को नोच नोच कर खाया है। उन ब्लैकमेलर्स के प्रति अमर के दिल में बहुत अधिक घृणा और नफरत हो गई। वो बहुत टाइम तक अपने पिताजी को याद करके दुखी सा बैठा रहा। फिर कुछ सोचकर अमर थाने चला गया। थाने के सिपाही को जब पता चला कि अमर प्रताप और लक्ष्य इंडस्ट्रीज़ का मालिक है तो उसने अमर को सैल्यूट किया और अंदर जाकर अधिकारी को बताया। अधिकारी ने परवाह न करते हुए सिपाही से कहा, उन्हें बाहर ही बैठे रहने दो, जब टाइम मिलेगा तो उन्हें अंदर बुलाया जाएगा। काफ़ी देर बाद अमर ने कैबिन में झाँक कर देखा। इंस्पेक्टर मजे से मेज़ पर पाँव रखकर मोबाइल में गेम खेल रहा था। तकरीबन आधा घंटा बाद इंस्पेक्टर ने अमर को अपने केबिन में बुलाया। इंस्पेक्टर साहब, मुझे आधा घंटा हो गया इंतज़ार करते हुए। तो क्या हो गया? ये वक्त सब मोह माया है, मनुष्य नश्वर है, अकाट्य, वक्त से परे। खैर,
ज़रूरी बात बताइए, मुझे और भी काम है। कैसे रास्ता भूल गए? आप जैसे बड़े लोगों का तो इस कैबिन में दम घुटता होगा, यहाँ तो एसी भी नहीं है। अमर इंस्पेक्टर के कटाक्ष को समझ रहा था। नहीं सर, कोई बात नहीं है, मैं कंफर्टेबल हूँ। वैसे तो आप लोग कभी आते नहीं हैं, जब कोई समस्या पड़ती है तभी हमें याद करते हैं। अच्छा सुनाइए, क्या समस्या है आपकी? मेरे पास समय बहुत कम है, राउंड पर जाना है। अमर ने इंस्पेक्टर को ब्लैकमेलर के साथ हुई वार्ता का टेप सुनाया। शायद यह लोग मेरे डैडी को भी ब्लैकमेल करते थे, इसीलिए उन्होंने आत्महत्या की। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप ब्लैकमेलर्स के खिलाफ एक्शन लें। किसके खिलाफ एक्शन लूं? नाम तो बताइए, एड्रेस बताइए। सर, नाम तो उन्होंने नहीं बताया। तो क्या आप हमें अलादीन का चिराग समझते हैं? घर जाइए, अगली बार जब उसका फ़ोन आए तो उससे नाम और एड्रेस पूछ लीजिएगा। अब हम जादूगर तो हैं नहीं ना, जो जादू से उसका नाम और पता मालूम कर लेंगे। आप लोगों की यही एक कहानी है। हम लोगों को छोटा आदमी समझकर कभी मिलना तो दूर, कभी फ़ोन पर बात भी नहीं करते। अभी उस ब्लैकमेलर को आप हंसते हंसते 1 करोड़ रुपया का चढ़ावा दे देंगे, लेकिन अगर हम कहें कि 1 लाख रुपए हमारे वेलफेयर फंड में डाल दीजिए तो आपकी ज़ुबान पर ताला लग जाएगा। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। अब से मैं आप लोग का पूरा ध्यान रखूँगा। आप उस ब्लैकमेलर के खिलाफ कार्रवाई तो कीजिए। मिस्टर अमर, मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता। आप जाइए, अभी तो मैं आपकी कोई भी सहायता नहीं कर सकता। ये कहकर वो इंस्पेक्टर जीप लेकर राउंड पर निकल गया। उस रोज़ अमर पुलिस के उच्च अधिकारी से मिला, लेकिन उनका जवाब भी निराशाजनक ही था। ठीक है तो कह रहा है हमारा इंस्पेक्टर, हमें तो भूल ही जाइए। आपको कम से कम थाना लेवल पर तो अपना लाइसेंस बनाकर रखना चाहिए था। मैं यहाँ पर 5 साल से अधिकारी हूँ, लेकिन आप तो क्या, आपके पिताजी भी कभी हमसे मिलने नहीं आए। जब आप लोगों को काम पड़ता है तो चले आते हैं मुँह उठाकर। खैर अब जाइए, मैं इंस्पेक्टर से बोल दूंगा कि वो आपकी जितनी हो सके मदद करेगा। निराश और हताश होकर अमर उनके ऑफिस से बाहर निकल आया। वो जब घर जा रहा था तो उसने महसूस किया कि कुछ काले रंग की गाड़ियाँ उसका पीछा कर रही हैं। अमर ने स्पीड और बढ़ा दी। पीछा कर रही गाड़ियों ने भी स्पीड बढ़ा दी। अमर की गाड़ी को पिछाड़ने का प्रयास करने लगी। एक कार अमर की कार के बिल्कुल बगल में आ गई। कार का शीशा खोलकर एक बदमाश ने AK-47 दिखाकर अमर को कार रोकने का इशारा किया। अमर के हाथ स्टीयरिंग पर कांप रहे थे। वो बहुत डर गया था। उधर वो बदमाश चीख रहा था, कार रोक दो नहीं तो गोलियों से भून दूंगा। अमर ने पूरा एक्सीलरेटर दबा दिया। उस बदमाश ने अमर की कार पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। घबराकर अमर ने कार को रोक दिया। पीछे वाली गाड़ी बुरी तरह से अमर की कार से टकराई। बदमाश तेजी से बाहर निकला और उन्होंने अमर की गाड़ी को घेर लिया। एक बदमाश चीखा, कार से बाहर निकल। अमर के पास अब उनकी बात मानने के अतिरिक्त कोई और चारा नहीं बचा था। वो कार से बाहर निकल आया। उन लोगों ने काले कपड़े से अमर की आंख को पूरी तरह से बंद कर दिया और एक कार की पिछली सीट पर धक्का देकर बिठा दिया। आधे घंटे तक वो लोग अपनी कार चलाते रहे और अमर को एक सुनसान स्थान पर ले आए। अमर ने उन लोगों से पूछा, आप लोग मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? चुपचाप बैठे रहो। आधे घंटे बाद उन लोगों ने कार रोकी और अमर को धकेलते हुए बड़े से हॉल में ले आए और एक कुर्सी पर बिठा दिया और अच्छी तरह से उसे बांध दिया। थोड़ी देर में वहाँ एक आवाज़ गूंजी, इसकी आंखों पर से पट्टी हटा दो। अमर ने देखा उस कमरे में काफ़ी अंधेरा था। लोगों के चेहरे साफ नहीं दिखाई दे रहे थे। अमर से 10 गज की दूरी पर एक आराम कुर्सी पर एक खूंखार आदमी बैठा हुआ था। उस आदमी ने भयानक आवाज़ में कहा, तुझे शायद हमारी ताकत का अंदाजा नहीं है। अमर ने इस आवाज़ को पहचान लिया था। ये उसी आदमी की आवाज़ थी जिसका फ़ोन उसे आया था। मैंने आपसे एक हफ्ते का समय मांगा था, जो आपने मुझे दे दिया था। समय हमने थाने और पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में हमारी शिकायत करने के लिए नहीं दिया था। अगर मेरा आदेश होता तो मेरे आदमी तुम्हारे रास्ते में ही चीथड़े उड़ा देते हैं। तुम क्या समझते हो, थाना और पुलिस कमिश्नर का ऑफिस हमारी पहुंच से दूर है? तुम्हारी शिकायत का एक एक शब्द उन लोगों ने तुम्हें क्या जवाब दिया, इसका पूरा ब्यौरा मेरे पास है। मुझे अब 1 करोड़ नहीं
पूरे 5 करोड़ चाहिए। बोलो, तुम्हें मंजूर है या मैं अपने आदमियों को तुम्हारी जीवन लीला समाप्त करने का आदेश कर दूं। ज़्यादा से ज़्यादा मैं तुम्हें 2 दिन का समय दे सकता हूँ। सर, ये तो बहुत कम समय है। मैंने तो अभी कुछ ही समय से इंडस्ट्री का काम देखना शुरू किया है। मुझे कम से कम 2 सप्ताह का मौका तो दीजिए। ऐसे ही बहाने तुम्हारा बाप बनाता था, साले को इसी कुर्सी पर बिठाकर पीटा था, मुंह पे कस कस के थप्पड़ मारे, फिर भी साला बुढ़ा माना नहीं। इतना जलील किया साले को, बेल्ट से मारा, मुंह पे थूका, साला कायरों की तरह रोने लगा। खैर, इसके 2 दिन बाद हमें पता चला कि साले कायर ने पैसे देने की जगह समुद्र में कूदकर आत्महत्या कर ली है। अपने पिताजी की आत्महत्या की असली वजह जानकर अमर तड़प गया। वो सोचने लगा कि उसके पिताजी ने कितना सहा होगा। अपनी खुददारी को अपना जीवन समझने वाले वो देवता समान आदमी अंदर से कितना टूट गया होगा जब इन लोगों ने उन्हें इतना जलील किया। क्रोध से अमर की मुट्ठियाँ भिज गईं और उसने मन ही मन निर्णय किया कि वो इन दुष्टों को एक पैसा भी नहीं देगा, चाहे इसके लिए उसे कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। अच्छी तरह से कुर्सी से बंधा होने के कारण वो इतने क्रोध में भी हिल नहीं पाया, कुछ कर नहीं पाया। अमर के सामने बैठे उस बदमाश ने फिर अपने आदमियों से कहा, इसे 5 करोड़ मिना फिलामेंट सप्लाई का बिल दे दो और इसे इसके ऑफिस के आसपास कहीं छोड़ दो। सुन ले अमर, शुक्रवार तक की मोहलत दी है मैंने तुझे। अब तो खुद चुन लेना, 5 करोड़ या अपनी मौत। उन बदमाशों ने अमर को उसके ऑफिस के पास छोड़ दिया। अमर उन पंछियों के बारे में सोचने लगा जिन्हें पिंजरे में कैद कर दिया जाता है। अभी 5 मिनट पहले तक अमर वैसा ही महसूस कर रहा था जैसे बेसहारा असहाय पंछी। उसका मन किया कि वो दुनिया भर के तमाम पंछियों को पिंजरे की कैद से आज़ाद कर दे। वो बिना अपने किसी कर्मचारी से बात किए अपने डैडी के ऑफिस आ गया। उसने फिर से अपने डैडी की डायरी निकाली और ध्यान से उसका एक एक पेज पढ़ने लगा। एक जगह लिखा था, राक्षस तेजा, भगवान तुझे नरक में भी जगह नहीं देगा। तूने हमारे खुशहाल जीवन को नरक से भी बदतर बना दिया है। अमर समझ गया कि ब्लैकमेलर का नाम तेजा है। उसी तस्वीर पर अमर ने लिखा, तेजा चाहे जो भी अंजाम हो, मैं तुझे 40 कौड़ी भी नहीं दूंगा। अमर ने अपने एक कर्मचारी जो दुनिया भर की जानकारी रखता था उसको अपने केबिन में बुलाया। बैठो धीरेन्द्र, मुझे ये बताओ कि क्या तुम मुंबई शहर में किसी तेजा नाम के व्यक्ति को जानते हो? तेजा का नाम सुनकर धीरेन्द्र के चेहरे का रंग उतर गया। वो डरते हुए बोला, सर इस महानगर में तेजा मौत का दूसरा नाम है। वो मुंबई का डॉन नंबर 1 है। लोग तो क्या, पुलिस प्रशासन भी उसके सामने डरता है। सैकड़ों कत्ल, न जाने कितने बलात्कार, डकैती, स्मगलिंग के केस उस पर दर्ज हैं। तो पर मजाल है कि कभी उस पर पुलिस प्रशासन ने हाथ भी रखा हो। सर वैसे आप उसके विषय में क्यों पूछ रहे हैं? अब इंडस्ट्रीज़ के बिजनेस में आया हूँ तो मुझे जान लेना चाहिए कि किस किस से निकटता और किस किस से दूरी बनाकर रखना चाहिए। सर उसकी तो नज़र भी नहीं पड़नी चाहिए हमारी इंडस्ट्रीज़ पर। वो जिस कंपनी पर अपनी नज़र डालता है उसे नेस्तनाबूद कर देता है, मिटा देता है। दर्जनों गुंडों को वो पालता है। वो बहुत ही खतरनाक और कमीना इंसान है सर। ठीक कह रहे हो तुम। अच्छा, अब तुम जाओ, मुझे भी घर कुछ काम से जाना है। शर्मा जी से बोल देना कि मैं चला गया हूँ। अमर ये जान गया था कि उसका तेजा के साथ में कोई बराबरी नहीं है। एक इतने खतरनाक बाहुबली का मुकाबला वो नहीं कर सकता। अब उसके सामने 2 ही विकल्प थे, या तो तेजा को 5 करोड़ की फिरौती दे दे या उसका मुकाबला करे। दूसरे विकल्प में कोई बल नहीं था। वो गुंडे मवालियों से मुकाबला कैसे कर सकता है? फाइनली उसने अपने दिमाग में निश्चय किया कि उसे क्या करना है। अमर घंटों अपने बेटे लक्ष्य के साथ खेलता था और महक को भी खूब समय देता था। महक अमर में आए इस परिवर्तन को महसूस कर रही थी। वो अमर से पूछने लगी, क्या बात है अमर, आजकल हम लोगों को बहुत समय दे रहे हो और हर समय कुछ परेशान से लगते हो। देखो मुझसे कुछ छुपाओ मत, अगर कोई बात है तो कह डालो। कोई खास बात नहीं है महक। पहले तुम समय कम देने की शिकायत करती थी और अब समय दे रहा हूँ तब भी तुम्हें परेशानी है। नहीं नहीं, ये बात नहीं। तुम ऑफिस नहीं जाते हो, रात में भी जागे रहते हो, कुछ बात तो है।
जो अंदर ही अंदर तुम्हें सता रही है और तुम्हें खाए जा रही है? कुछ बात नहीं है महक। मैं अपने डैडी के विषय में सोचता हूँ तो लगता है ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। एकदम से हमें छोड़कर चले गए। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग के लिए कुछ कर जाऊँ, तुम लोगों को मेरे बाद कोई आर्थिक समस्या ना आए। मैंने सिंगापुर में एक अपार्टमेंट ख़रीदा है और वहाँ के बैंक में अच्छा खासा अमाउंट जमा कर दिया है। मैं सोच रहा हूँ कि कुछ महीनों के लिए तुम लोग सिंगापुर चले जाओ। दरअसल मैं अपनी कंपनी का प्रेशर झेल नहीं पा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि कंपनी को डिस्पोज ऑफ करके तुम लोग के पीछे मैं भी सिंगापुर आ जाऊँ। क्या करना है इतने पैसे का जो दिमाग को सुकून न दे पाए? कैसी बहकी बहकी सी बातें कर रहे हो आज? मैंने जिस समझ से विवाह किया था वो तो ऐसा ना था। ज़रूर कोई बात है जो तुम हम लोग से छिपा रहे हो। ऐसी बातें तो भगोड़े लोग क्या करते हैं। अरे ये इंडस्ट्रीज़ तो हमारी पहचान है। अगर ये इंडस्ट्रीज़ नहीं होगी तो हमें कौन पूछेगा? लोग हमें पूछे या ना पूछें, क्या फ़र्क पड़ने वाला है? महक, मेरे दिलो दिमाग में हर पल हर वक्त एक अजीब सा खौफ समाया रहता है। मेरे बाद तुम लोग का क्या होगा? तुम क्या सोचती हो डैडी ने सुसाइड किया था? नहीं, वो एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर था। महक, वो लोग बहुत खतरनाक हैं। हर महीने मुझसे 5 करोड़ मांग रहे हैं। आखिर कहाँ से लाऊंगा इतना रुपया? ये सब सुनकर महक भी बहुत चिंतित और घबरा गई। ऐसा करो, तुम लोग के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं करते? पूरी कोशिश की थी महक, थाने और कमिश्नर ऑफिस तक रिपोर्ट की, पर मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। अब तुम ही बताओ, ऐसे पैसे का हम क्या करेंगे? इसलिए मैं दिन रात खौफ के साए में जी रहा हूँ। सच तो ये है महक कि मुझे डिप्रेशन हो गया है। अमर की बातें सुनकर महक की आंखों में आंसू आ गए। उसी समय घर पर पत्थरों की बरसात होने लगी। खिड़कियों के शीशे टूट टूट कर गिरने लगे। महक और अमर सोफे की आड़ में चिपक कर बैठ गए। थोड़ी देर में शांति हो गई। महक ने कहा, ये लोग तो वाकई बहुत शातिर और खतरनाक है। इतने दिनों से आप अकेले इतना कुछ सह रहे थे। वो तो अच्छा हुआ कि लक्ष्य घर पर नहीं है। महक, इसी कारण तो मैं तुम लोग को हिंदुस्तान से दूर भेज देना चाहता हूँ। फिर कुछ दिनों में कुछ और पैसे का इंतजाम करके मैं भी तुम लोग के पास आ जाऊँगा। शायद ठीक कह रहे हो तुम। अपना फ़ोन देखो, काफ़ी देर से उसमें बेल आ रही है। अमर ने फ़ोन देखा। लॉक पर लिखा था शैतान। अमर ने फ़ोन पर उसके नंबर को इसी नाम से फीड किया था। अमर ने कांपते हाथों से फ़ोन को ऑन किया। हेलो। उधर से वही भारी आवाज़ आई। क्यों, डर गए क्या? अरे यह तो ट्रेलर है। परसों शुक्रवार है। तुम्हें दी गई डेडलाइन 5 करोड़ की तैयारी पूरी कर ली है ना? नहीं की है तो कर लेना, नहीं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तुम्हारे इकलौते बेटे का किडनैप, तुम्हारी सुंदर वाइफ के साथ बलात्कार, या तुम्हारे शरीर की छलनी, सोच लो। महक ने कहा, ये तो बहुत ही खतरनाक लोग हैं, लेकिन अब मैं तुम्हारा साथ एक पल के लिए भी नहीं छोड़ूंगी। तुम मेरे साथ चलो। सबसे पहले हम लोग बहुत अच्छे मनोवैज्ञानिक डॉक्टर जयंत के क्लिनिक पर चलते हैं। वो मेरे डैडी के बहुत ही अच्छे मित्र हैं। डॉक्टर जयंत ने अमर का अच्छी तरह से चेकअप करने के बाद अमर से तरह तरह के सवाल पूछे। क्या तुम्हें काम करने का दिल नहीं करता? क्या तुम्हें सभी से डर लगता है? क्या तुम्हारा सुसाइड करने का मन करता है? हर सवाल के जवाब में अमर ने एक ही जवाब दिया, नहीं तो। चेकअप के बाद डॉक्टर ने अलग से ले जाकर महक को बताया, लगता है हाल ही में इनके साथ कोई भयानक हादसा हुआ है जिससे अमर बहुत डरे हुए हैं और डिप्रेशन में चले गए हैं। अभी तो शुरुआत है। आप मेरी दवाई इन्हें देना शुरू कर दीजिए। भगवान ने चाहा तो अमर 1-2 दिन में ठीक हो जाएंगे। आप इनको 1-2 दिन कहीं अकेले नहीं जाने दीजिएगा, ये सुसाइड कर सकते हैं। आगे क्या होता है ये जानने के लिए देखिए खौफ का अगला भाग। और अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।